हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होगे, अपना पूरा ख्याल रख रहे होगे और बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी पढ़ाई में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारी किस चीज की होने वाली है? करंट अपडेट्स इवनिंग की वीडियो होने वाली है। हमारी करंट अपडेट्स इवनिंग की वीडियो होने वाली है। आज डेट क्या है? आज डेट है आपकी 24 फरवरी। क्या डेट है आज? 24 फरवरी। तो 24 फरवरी की जो इवनिंग के करंट अपडेट्स की वीडियो है, हमारी दिन में 2 बार आती है करंट अपडेट्स की वीडियो, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। ओके, तो मॉर्निंग वाली ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है 24 फरवरी की, और ये इवनिंग की होने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली न्यूज क्या है बिना किसी देरी के। पहली न्यूज है हमारी लर्निंग टीचिंग मटेरियल जादुई पिटारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जादुई पिटारा नाम से ये जो है आपका टीचिंग, एक मिनट हो जाए मार्कर ले लूं मैं। आपका जस्ट चल रहा है जो आपका जादुई पिटारा नाम से एक लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल जो है क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? ये जो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट। मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है जो 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी उसके अंतर्गत, उसके अनुसार जो उसमें सारी गाइडलाइंस दी गई थी उसके अनुसार ये जो है आपकी जादुई जो पिटारा है ये लॉन्च किया गया है। ये छोटे बच्चों के लिए लॉन्च किया है। कहां से कहां तक के लिए? 3 साल से लेके और 8 साल तक के बच्चों के लिए ये जादुई पिटारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है? इसमें क्या क्या चीज है? इसके अंदर क्या क्या चीज जो है जो बच्चों के लिए दी गई है? देखिए बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, कहानियों की बुक में कहानियों की किताबें हैं, है ना। तो जो लैंग्वेजेस होते हैं ABCD वगैरह, है ना, छोटे बच्चे हैं तो ये सब देखेंगे, है ना। बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी आपकी पोएम्स की किताबें हैं, बहुत सारे क्राफ्ट वर्क की हैं, ड्राइंग वगैरह की सब चीजें होती हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें उसमें हैं। ये जो आपकी जादुई पिटारा नाम की वो है ना, पूरा ये पूरे किट सी है, ये पूरे किट टाइप है। किट समझ लो, क्योंकि वैसे तो ऑनलाइन लॉन्च हुई है ना, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, पर ये ऑनलाइन भी है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हो, प्रिंट आउट करके, डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है कि पोएम की बुक है ना, प्ले बुक्स है ना। क्यों? इसका मोटिव क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटिव क्या है? ये जो जादुई पिटारा लॉन्च किया गया है, इसका पहले मोटिव जानिए, फिर बताता हूँ उसमें क्या क्या है। इसका मोटिव है कि बच्चे जो है वो सीखे चीजें कैसे? खेलते खेलते, वाइल प्लेइंग, मतलब खेले भी और सीखे भी चीजें, खेले भी और जो चीजें हैं वो सीखे भी। तो इसमें क्या क्या है? प्ले बुक है, इसमें स्क्रैप बुक है, इसमें स्क्रैप बुक मतलब कलर वगैरह करने के लिए ड्राइंग वाली जो बुक होती है। ओके, फिर आपके पजल्स हैं, इसमें पजल्स हैं, फिर स्टोरी बुक्स हैं, और स्टोरी बुक्स हैं, पोएम्स हैं, पोस्टर्स हैं, ये सब चीजें हैं इस जादुई पिटारे के अंदर। समझ रहे हो? बच्चों के लिए 3 से 8 साल के बच्चों के लिए तो नाम भी ऐसा ही है, जादुई पिटारा, जो बच्चे बहुत ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो पाए। ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो पाए। टोटल 18 लैंग्वेज में, जो इंडिया की लैंग्वेज है, जो इंडिया की शेड्यूल 8 में, इंडिया का जो शेड्यूल है 8 में जो लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है हमारी? 22। उनमें से 18 लैंग्वेज में ये जो किताबें, ये जो पूरा जादुई पिटारा है ये है। ओके, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आराम से आप इसको डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। मतलब जो भी आपकी फैमिली में बच्चे होंगे, आपके तो बच्चे नहीं है, जो भी आपकी फैमिली में बच्चे होंगे जो 3 से लेकर 8 साल तक के बीच में है, उनके लिए निकाल सकते हैं। बेस्ड किस पे होगी? ये होगी आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर बेस्ड होगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको निकाला क्यों है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों निकाला है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना, उसको किसी चीज के लिए परेशानी ना हो। ठीक है, किसी चीज के लिए परेशानी ना हो, जैसे हम किसी चीज में लैक हो रहे हैं, मतलब पीछे रह जा रहे हैं, जो बच्चे जो है ना, बच्चों को इसलिए बचपन से ही कवर करते चलो, जिस समय से वो पढ़ना सीखते हैं। बच्चे 2.5-3 साल में पढ़ना सीखते हैं, उसी उम्र के बच्चों के लिए जो आपको जादुई पिटारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि बच्चे जो है कभी पीछे ना रहे ना। मान लीजिए कभी कहीं बाहर जाते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं, स्कूल टू स्कूल जो है डिफरेंस बढ़ जाता है ना, बच्चों के एजुकेशन में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भी डिफरेंस बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें जो डिफरेंसेस, जिन चीजों को बच्चों को फेस करना पड़ता है, इन सब चीजों को बच्चे जो है फेस ना करें। इसी वजह से ये जो जादुई पिटारा है किसकी तरफ से लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया। देखिए एजुकेशन के ऊपर फोकस होना बहुत जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट का एजुकेशन के ऊपर फोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देश को ग्रोथ करवानी है, देश को आगे से आगे लेके जाना है ना,
तो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन फ्यूचर में आने वाली है, इस समय जो प्रेजेंट में जो आपकी हमारी जो जनरेशन है उसको पढ़ना होगा अच्छे से, है ना। जब आप पढ़ते हो, जब भी बहुत सारी चीजें सीखते हो, बाद में जाके आप क्या करोगे वो किसी को नहीं पता, लेकिन बचपन से जो आपकी नींव है, जैसे किसी पेड़ को अगर लगाना है या फिर किसी घर को बनाना है, तो नींव जो है मजबूत होनी चाहिए, जो है ना। किसी पेड़ को खड़े होना है तो उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए, और जड़ मजबूत कब होगी, जो उससे शुरू से काम किया जाएगा। जैसे नींव कब मजबूत होगी किसी घर की, तो उससे स्टार्टिंग से उसका अच्छा काम किया जाएगा। तो इसी वजह से जब बच्चा पढ़ना सीखता है, तभी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाह रही है, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, उसको ऐसी चीजें पढ़ाई जाए, ऐसी चीजें वो पढ़े जो उसके लिए रेलिवेंट हो आगे जाके, ठीक है ना। तो इसी वजह से जादू पिटारा लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो जनरेशन है जिसके लिए लॉन्च किया गया है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है अमृत जनरेशन। कौन सी जनरेशन, अमृत जनरेशन। तो ऐसी जनरेशन जिसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, वो हमारी जो बहुत सारी गवर्नमेंट की वो होती है पॉलिसीज होती है, उनके अंदर पार्ट ले सके, देश के लिए कुछ ना कुछ करे, है ना, देश के लिए कुछ ना कुछ करे, देशभक्त हो, देश के लिए कुछ ना कुछ करे, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करे, ये सब चीजें जो है करे। इस वजह से क्या है, इस जनरेशन को क्या बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अमृत जनरेशन, अमृत जनरेशन। और इसका गोल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने आपको बता दिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है लर्न थ्रू प्ले। क्या, लर्न थ्रू प्ले, खेलते खेलते सीखो, है ना, खेलते खेलते सीखो, या फिर जो आप सीख रहे हो उसे खेल से सीखो, है ना। ये है इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव जो है, ये जो आपका जादू पिटारा है इसका। ओके, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है आपकी SYL कैनाल कम्स अप इन हरियाणा बजट 2023। देखिए जो SYL जो कैनाल है ना, ये बहुत पुराना जो है क्या चल रहा है, एक किस्सा चल रहा है बहुत पुराना। कहा किस के बीच में, हरियाणा और पंजाब के बीच में, हरियाणा और पंजाब के बीच में बहुत पुराना किस्सा चल रहा है। क्या किस्सा है, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। पहले ये समझिए कि जो हरियाणा का बजट जब पेश किया जा रहा था 2023 का, तो वहां पे क्यों निकल के आया, वहां पे कैसे ऊपर आया। देखिए जब भी जैसे मान लो हमारे देश का, हमारे जो जो हमारा देश है उसका जब बजट पेश किया जाता है, तो सबसे पहले स्पीच दी जाती है किसके द्वारा, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा। उसी तरह जब राज्यों का वो दिया जाता है, जो राज्यों का जो बजट पेश होता है, तो सबसे पहले स्पीच कौन देता है, सबसे पहले स्पीच देते हैं गवर्नर, हिंदी में राज्यपाल, गवर्नर या फिर राज्यपाल आप बोल सकते हो। तो राज्यपाल जो हरियाणा के राज्यपाल थे, वो स्पीच दे रहे थे बजट देते समय, जो हरियाणा के राज्यपाल थे वो बजट देते समय स्पीच दे रहे थे। तो उस स्पीच के दौरान इन्होंने मेंशन किया, किसका मेंशन किया, इसका SYL कैनाल का, SYL कैनाल का। अभी SYL कैनाल क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म समझिए। S फॉर सतलुज, Y फॉर यमुना और L फॉर लिंक। सतलुज यमुना लिंक कैनाल। कैनाल क्या होती है, पहले समझिए कैनाल क्या होता है। देखिए कैनाल क्या होती है, अगर हम गांव की भाषा में, बिल्कुल गांव वाली भाषा में बोले तो बोलते हैं बम्बा, है ना, बम्बे होते हैं। पता नहीं हमारी तरफ मतलब जो हमारा गांव है वहां पे बम्बे बोलते हैं, हो सकता है और जगह कुछ और बोलते हो, है ना। उसको खोदते हैं, जो इंसान जिस चीज को खोदते हैं ना, जो जिस वाटर बॉडी को, जिस पानी की बॉडी को इंसान खोदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैनाल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैनाल। तो ये जो आपकी दो नदियां हैं, कौन कौन सी, सतलुज और यमुना नदी। अगर सतलुज की बात करें तो कहां पे, सतलुज आपकी नदी है पंजाब में, और ये कहां पे आपकी यमुना, कहां पे यमुना पड़ती है आपकी, कहां पे आपकी हरियाणा में, यमुना पड़ती है हरियाणा में। देखिए बिल्कुल हरियाणा और यूपी वाला जो बॉर्डर है ना, यहां से निकलती हुई फिर जाके आगे जाके कहां पड़ती है, यमुना। फिर दिल्ली में भी यमुना जाती है, फिर आगरा में भी जाती है, जो ताजमहल है यमुना के किनारे बना हुआ है ना, तो हरियाणा से निकलती हुई जाती है आपकी यमुना। तो देखिए बात क्या है, अगर मैं आप हल्का सा मैप बना दूं, जैसे मान लो ये पंजाब है आपका, ठीक है, यहाँ पे हरियाणा है। तो पंजाब, देखिए पंजाब जो नाम है, ये जो पंजाब नाम है किस चीज के लिए, मतलब ये जो नाम है किस चीज के ऊपर रखा गया था। देखिए पंजाब का अगर नाम को आप तोड़ो ना और पुरानी भाषा में देखो, तो पंजाब ऐसी जगह है, पंजाब का मतलब पंच मतलब जहां से पांच नदियां गुजर रही हूं, जहां से 5 नदियां गुजर रही हूं। क्योंकि पंजाब का नाम बहुत पुराना है। खाली ये छोटा सा पंजाब ही नहीं, ये जो पाकिस्तान साइड वाला जो पंजाब है, जो बड़ा हिस्सा है पंजाब का, वो तो पाकिस्तान साइड वाला पंजाब है ना। हमारे पास तो छोटा सा हिस्सा है पंजाब का। तो ये जो पूरा हिस्सा जब एक था, है ना, आजादी जब तक हमारा पार्टीशन नहीं होता पंजाब के साथ, ये जो पूरा हिस्सा जब एक था, तो यहाँ से बहुत फेमस 5 नदियां गुजरती थी। तो उन 5 नदियों के नाम पे ऐसी जमीन, पंजाब को बोला जाता है ऐसी जमीन जहां से 5 नदियां गुजर रही हैं, इसीलिए उसका नाम पंजाब है, ठीक है। अब 5 नदी कौन कौन सी है, देखिए, सिंधु नदी मतलब इंडस, फिर इंडस हो गई आपकी, फिर झेलम, है ना, सतलुज में यहां पे जिसकी बात हो रही है, चेनाब, सतलुज, चेनाब, झेलम, उसके बाद व्यास। नहीं, व्यास तो खैर वहां इस वाले पंजाब में नहीं जा रही है, व्यास को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हालांकि इसके ऊपर बात होगी व्यास के ऊपर यहाँ पे, लेकिन व्यास को यहाँ डिस्कस नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये जो व्यास है ना, ये आगे जाके पंजाब में नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि ये इंडिया में इसे निकलती है और इंडिया में खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर कौन सी बची, रवि।
1 2 3 4 5, ये हो गई आपकी 5 नदी। कौन कौन सी? इंडस जो सिंधु नदी है आपकी, है ना, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये पाकिस्तान वाला पंजाब ऐसे ऊपर से आती है और पाकिस्तान वाले पंजाब में जाती है। उसके बाद ये कौन सी है? झेलम, ये भी आपके ऊपर से होती है, झेलम में जाती है। फिर उसके बाद सतलुज, उसके बाद ये चेनाब और उसके बाद रवि। तो ये 5 नदियां हैं। देखिए कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान जो है हमेशा जम्मू एंड कश्मीर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो सब बात एक अलग है, वहां पे बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम तो इंडिया में और भी जगह पे रहते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन इंडिया में और भी बहुत सारी सुंदर जगह है ना, पाकिस्तान के पास खुद भी बहुत सारी सुंदर जगह है, फिर भी कश्मीर के पीछे पाकिस्तान क्यों पड़ा हुआ है? क्यों पड़ा है पता है आपको? क्योंकि ये जो 5 नदियां है ना, ये जो 5 नदियां हैं, पांचों की पांचों कश्मीर से होकर गुजरती हैं और यही पांचों की पांचों पाकिस्तान में भी आती हैं। देखिए पाकिस्तान की जो जिंदगी है ना, मतलब जो पानी पीने के लिए जो जिंदगी है, वो इन 5 नदियों के ऊपर जुड़ी हुई है, मतलब इन 5 नदियों के ऊपर बेस्ड है ना। और ये जाती कहां से? इंडिया से होकर पाकिस्तान में जाती है ना। पाकिस्तान वाले जो पंजाब वाला इलाका है यहाँ पे जाती है इंडिया से होकर। तो अगर मान लो कल को पाकिस्तान को क्या डर रहता है? पाकिस्तान को डर रहता है कि कल को कहीं इंडियन नदियों को बंद ना कर दे, तो क्या होगा? जब अगर इंडिया ने नदियों को बंद कर दिया तो यहाँ पे जो पानी जा रहा है वो नहीं जा पाएगा ना, यहाँ के लोग खेती नहीं कर पाएंगे और सारी चीजों के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो इनके लोगों को यहाँ पे हो जाएगा बहुत ज्यादा नुकसान। तो पाकिस्तान क्या चाहता है? हम जो है जम्मू एंड कश्मीर को ही कब्जा लेते हैं, हम उसको कब्जा लेंगे तो फिर पूरी की पूरी नदियां हमारे उसमें आ जाएंगी हक में, फिर इंडिया कभी कर ही नहीं पाएगा। तो जो मेन मोटिव है ना पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर को लेने के लिए, हालांकि अब तो वो ईगो वाली बात हो गई जम्मू एंड कश्मीर को लेना पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो स्टार्टिंग में मोटिव था, मेन मोटिव था, वो यही था कि ये जो नदियां हैं इनको कैसे भी क्या करें, इंडिया की गिरफ्त से निकाल के अपने पास लेके आ जाएं। ये था पाकिस्तान का मुद्दा, ठीक है। तो उसके बाद 1960s में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया ने एक डील साइन करी। क्या नाम है उसका? इंडस वाटर ट्रीटी। क्या नाम है इसका? इंडस वाटर ट्रीटी। इसके अंदर क्या हुआ? इंडस मतलब झेलम नदी जो है, सॉरी झेलम बोल रहा हूं, इंडस मतलब सिंधु नदी जो है, झेलम तो अलग है, इंडस मतलब जो आपकी सिंधु नदी है। तो इंडस, चेनाब और झेलम, ये कौन कौन सी? इंडस, चेनाब और झेलम, ये जो 3 नदियां ऊपर की 3, ये पूरी 6 नदियां हैं वैसे तो, अगर इसमें यहाँ पे व्यास को भी जोड़ दें तो 6 नदियां हैं, लेकिन जो व्यास है ना ये हिंदुस्तान में शुरू होकर हिंदुस्तान में खत्म हो जाती है, पाकिस्तान में नहीं जाती, इसलिए 5 नदियां बोलते हैं। पंजाब, ये पंजाब तक नहीं पहुंचती है, कौन सी? व्यास, इस वजह से इसको जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते पंजाब के नाम में, ठीक है। तो जो 3 नदियां कौन कौन सी आपकी? इंडस, झेलम और चेनाब, ये ऊपर की 3 है ना, और नीचे की 3 कौन कौन सी है? सतलुज, रवि और व्यास, ठीक है। तो जो ऊपर की 3 है इंडस, झेलम और चेनाब जो है, वो इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू जो 1960 में साइन हुई थी, इसमें क्या बोला गया कि जो ऊपर वाली 3 है ये तीनों जाएंगी पाकिस्तान के पास, है ना। मतलब क्या कि 90% 80% इसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा। भारत जो है ये एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, जो वहां पर रहने वाले किसान है उन सब के लिए यहाँ का 20% पानी जो है इस्तेमाल कर सकता है। बाकी नीचे की जो 3 है, व्यास तो खैर इंडिया में ही है, तो उसको इसमें इंक्लूड करो मत करो, पर इंक्लूड किया जाता है इसमें। और बाकी कौन कौन सी बची? सतलुज और रवि, ये जो है इसका 80% इस्तेमाल भारत करेगा और 20% पाकिस्तान में भी कर सकता है, क्योंकि जाति तो है पाकिस्तान में, है ना, जाति तो है पाकिस्तान में, लेकिन क्या है ना, इंडिया 80% इसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाता, ठीक है, 80% कर ही नहीं पाता। पाकिस्तान के पास ही इसका 40% तक जो पानी है पाकिस्तान के पास ही आता है। और इंडिया का ऐसी बात ही नहीं है कि इंडिया इसको रोके, इंडिया कभी सोचता ही नहीं, क्योंकि लोगों को वहां को हर्ट होगा ना, वहां के लोगों को हर्ट होगा। बाकी उनकी गवर्नमेंट जो आर्मी करती है वो सब अलग है, लेकिन वहां के लोगों भी तो परेशान होंगे, इस वजह से इंडिया कभी करता ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गई इंडस वाटर ट्रीटी की बात, इंडस वाटर ट्रीटी की बात। तो अब इंडिया के पास कौन कौन सी नदी है आपकी? सतलुज, रवि और व्यास। तो सतलुज और रवि और व्यास को तो छोड़ दो, सतलुज की बात करते हैं। यहाँ पे हमको सतलुज की बात करनी है इस न्यूज में। मैंने आपको बता दी यमुना कहां से होकर जा रही है, यमुना आपकी, जैसे मान लो ये आपका हरियाणा है, ये वाला पंजाब इंडिया वाला है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब, पीपी मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, इसके साइड में यहाँ पे यूपी है, हरियाणा के साइड में, ठीक है। तो ये जो आपकी यमुना नदी जा रही है ऐसे ऐसे करके जा रही है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इंडिया हरियाणा से भी निकल के जा रही है, पंजाब कहां से? यूपी से भी निकल के जा रही है। अब देखो दिक्कत क्या है, रवि जो है वो यहाँ से निकल के सॉरी रवि नहीं है, सतलुज यहाँ से निकल के जा रही है ना। और पंजाब में और भी बहुत सारी वाटर बॉडी है, लेकिन हरियाणा में क्या है ना, कोई भी इस पूरे हिस्से में कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, तो यहाँ के किसान जो है परेशान रहते हैं, यहाँ के किसान परेशान रहते हैं। लेकिन पहले हरियाणा क्या था, पंजाब का हिस्सा था, तो इतनी परेशानी होती नहीं थी। लेकिन हरियाणा जो है 1966 में अलग हो गया पंजाब से, पहले पंजाब का हिस्सा करता था हरियाणा, लेकिन 1966 में अलग हो गया। अब जब उसके बाद अलग हो गया तो पानी की परेशानी आनी शुरू हो गई, क्योंकि जो यमुना है वो इस वाले बॉर्डर पे है ना, बिल्कुल जो आपका ईस्ट साइड वाला बॉर्डर, उस पे वेस्ट से और इस यमुना के बीच में कुछ है ही नहीं, वहां पे जो किसान है वो तो परेशान होंगे ना, वहां पे तो पानी मिलेगा नहीं उनको। तो
इन्होंने जो है आपके पंजाब ने क्या किया, जैसे डिवीजन हुआ 66 में, पंजाब ने कह दिया अब हम तुम्हारे साथ पानी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब नहीं चाहता था, क्योंकि कोई भी बड़ी स्टेट क्यों चाहेगी कि हमारे हिस्से हो, हम छोटे हो, तो पंजाब नहीं चाहती थी हिस्से हो, लेकिन हरियाणा ने हिस्से करवा लिया अपना, है ना। वो लैंग्वेज बेसिस पे हुआ था, क्योंकि पंजाब में पंजाबी जो बोलते थे वो लोग रहते थे, हरियाणा में जो कौन रहते थे, हिंदी बोलते थे, हरियाणी लैंग्वेज बोल सकते हो आप, हरियाणी भी हिंदी जैसी होती है ना, तो आप हरियाणवी बोल लो, चलो हरवानी जो आपकी हरियाणवी लैंग्वेज थी, वो जो लोग रहते थे उन्होंने अपना वो अलग करवा लिया, ठीक है, उन्होंने अपना अलग करवा लिया, जो अपना पूरा एक राज्य था वो अलग करवा लिया। इस वजह से पंजाब के लोग खुश नहीं थे, इस वजह से उन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब हम आपके साथ पानी शेयर नहीं करेंगे। लेकिन उससे कुछ समय बाद क्या हुआ, हरियाणा की जब लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने बात करी पंजाब की गवर्नमेंट से, ये जो पंजाब है हमारा वाला जो पंजाब है, इससे बात करी कि आप क्या करो, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। क्या प्रोजेक्ट था कि आपकी जो यहाँ से सतलुज जा रही है और हमारे यहाँ जो यमुना जा रही है, इनके बीच में एक कैनाल खोद देते हैं, एक लिंक खोद देते हैं इनके बीच में, तो यहाँ वाले जो हमारे किसान है उनको भी पानी मिल जाएगा, बाकी जब ये हमारे यहाँ आ जाएगी तो हम इसको और जगहों पे भी फैला देंगे, ठीक है। ये किसकी डील थी, ये मतलब ये किसने प्रपोज किया, किसने बोला, ये बोला हरियाणा ने, ठीक है, ये बोला हरियाणा ने। अब दिक्कत क्या हो, उस टाइम पे तो देखिए पंजाब ने हाँ बोल दिया, लेकिन उसके बाद फिर पंजाब में होने लगे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट। 1981 में पंजाब ने जो है हाँ बोल दिया इसके लिए, और 1982 में इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, पंजाब में होने लगे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, है ना, लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। एक पार्टी है अभी भी है पंजाब में, कौन सी, अकाली दल, उसने तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया, उसने बोलना शुरू कर दिया पंजाब का पानी है पंजाब के लोगों के लिए, जो हमसे अलग हुए उनके लिए हम पानी नहीं देंगे, ऐसे करके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगी। कहां पे होने लगी, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगी पंजाब में। तो जब पंजाब में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई तो ये जो प्रोजेक्ट था इसको रोकना पड़ा, जो कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत हुआ था उसको रोकना पड़ा। पंजाब साइड में तो रुक गया, लेकिन हरियाणा साइड में तो कंटिन्यू चल रहा था कंस्ट्रक्शन। इनको लगा जब प्रोटेस्ट खत्म होगी तो ये लोग भी बना लेंगे, हो जाएगा काम। पंजाब हरियाणा वालों ने तो अपना पूरा बना लिया, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई, जब यहाँ पे प्रोटेस्ट चलने लगी बहुत ज्यादा, फिर 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई, और 1984 में हमारे प्रधानमंत्री कौन बने, राजीव गांधी जी, जो उनके बेटे थे। तो फिर 1985 में राजीव गांधी जी ने बात करी, किससे, अकाली दल से बात करी, है ना, और इनसे बात करके डील साइन करी कि क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल बना लेते हैं। ट्रिब्यूनल मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं जो आपस में बैठ के, कुछ हरियाणा से होंगे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे, कुछ पाकिस्तान से होंगे, और फिर सॉरी पाकिस्तान कहां से आया, यहाँ पे कुछ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से होंगे, कुछ पंजाब से होंगे, कुछ हरियाणा से होंगे, और ये जो पूरा ट्रिब्यूनल है, ये जो पूरा ग्रुप होगा, ये आपस में डिस्कस करके ये जो डील है इसको कंफर्म कर देंगे, इसको जो है फाइनल करते हैं, है ना। तो ये मान गया अकाली दल। अब जब ये ट्रिब्यूनल बना, तो ट्रिब्यूनल ने जब अपनी रिपोर्ट दी, जब ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट में उसने क्या बोला, जो ट्रिब्यूनल था उसने अपनी रिपोर्ट दी 1987 में, पहले ये जानिए, 1987 में ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में क्या बोला ट्रिब्यूनल ने कि देखिए जो पंजाब जो था वो उसके बाद थोड़ा हिस्सा था, उसको और ज्यादा हिस्सा दे दो, है ना, किस चीज का, जो पानी था उसका ज्यादा हिस्सा पंजाब को दे दो और कम हिस्सा जो है हरियाणा को दे दो। और हरियाणा को ये चीज पसंद नहीं आई। हरियाणा ने क्या बोला, जो डील पहले हुई है वही रखो ना, अब बार बार डील बदल रहे हो, पंजाब के पास तो पहले से इतना सारा पानी हमारे पास है नहीं, तो हमको ज्यादा हिस्सा दो ना, इसीलिए तो हम मांग रहे पानी। लेकिन क्या हुआ, जो ट्रिब्यूनल था माना नहीं, और पंजाब भी इधर नहीं माना। जब पंजाब नहीं माना तो क्या किया, सुप्रीम, ये जो है आपका हरियाणा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और जब सुप्रीम कोर्ट के पास हरियाणा पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला आया 1996 में। 1996 में जब तक मतलब कहां थे हम, 87 से 6 तक, 1996 तक, 1987 से 1996 तक हरियाणा क्या था, बात करता रहा, ट्रिब्यूनल चल रहा है, बात हो रही है, लेकिन कुछ फैसला नहीं आया। फिर 96 में हरियाणा गया कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के पास, और हरियाणा जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पंजाब को लगाई, पंजाब गवर्नमेंट को लगाई फटकार, बोला देखो तुमने डील साइन कर ली थी, तुमने इस डील के बारे में बात हो गई थी, तुम्हारी इतने साल हो गए, हरियाणा ने अपने यहाँ का 85% जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कर लिया, तुम भी तेजी से कंप्लीट करो, है ना। इनको एक वार्निंग मिली, किसको मिली, पंजाब को। और जब पंजाब को वार्निंग तो मिल गई, लेकिन देखिए अब मानना ना मानना तो पंजाब के ऊपर है। तो फिर क्या हुआ, पंजाब पहले तो बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है, पंजाब जिनसे बोल रहा है हरियाणा से हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये सब चलता रहा, केस चलता रहा पूरा। फिर 2004 में पंजाब ने एक अपनी पार्लियामेंट में लॉ पास किया, टर्मिनेशन लॉ। किस चीज के लिए टर्मिनेशन, ये जो इन्होंने डील साइन करी थी SYL की, इसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट मतलब खत्म ही कर दिया, बिल्कुल स्क्रैप, बिल्कुल हटा दिया, यहाँ से बोल दिया अब जो इसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे हमने सब कैंसिल कर दिया, हमको कोई पानी देना ही नहीं है, किसको, हरियाणा को, हमको ना कोई कैनाल बनाना है, कुछ बनाना हरियाणा के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब 2016 में हरियाणा दोबारा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने केस दोबारा लिया, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होती है उसको कौन सा केस लेना नहीं लेना, लेकिन ये बड़ा केस है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिया। अब जो है पंजाब जो है मान नहीं रहा है इस चीज के लिए, ठीक है, पंजाब जो है मान ही नहीं रहा कि हमको करना ही नहीं है शेयर, हमको करना ही नहीं है शेयर, पंजाब इस चीज के ऊपर मान नहीं रहा है। तो अब ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये है आपका SBI कैनाल जो प्रोजेक्ट है आपका, समझ गए आप। देखिए SBI की SYL की बात करूं ना, सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर है, सिद्धू मूसेवाला पंजाब के सिंगर थे, जिनके भी कुछ दिन पहले एसिनेशन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, उनको किसी ने गोली मार दी थी।
उनका जो लास्ट सॉन्ग था, है ना, जो सॉन्ग अभी मतलब जो उन्होंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, खाली गाया था, वो सॉन्ग अभी रिलीज भी नहीं हुआ था, ठीक है। वो जो सॉन्ग था ना, वो सॉन्ग था SYL के ऊपर। आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हो, उसमें कोई वीडियो वगैरह नहीं है, मतलब सिद्धू मूसेवाला की कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि खाली वो रिकॉर्ड हुआ था, उसकी अभी वैसी वीडियो नहीं बनी थी, ठीक है। तो आप जब यूट्यूब पे जाके डालोगे ना SYL, तो आपको ये गाना सिद्धू मूसेवाला का मिल जाएगा। आप इसको सुनोगे ना, तो शायद आपको थोड़ा सा समझ में आए कि वो क्या बोल रहे हैं, जो आपके मूसेवाला है, सिद्धू मूसेवाला क्या बोल रहे हैं। उन्होंने जो लास्ट सॉन्ग बनाया था ना, वो इसके ऊपर बनाया था। तो ये जब उनकी जब मृत्यु हुई थी, उसके कुछ दिन बाद जो गाना रिलीज करा गया ना यूट्यूब पे, तब भी ये थोड़ा सा उसमें आया था न्यूज में, और अभी ये दोबारा न्यूज में आ गया है, जब हरियाणा के जो गवर्नर हैं, तो हरियाणा के राज्यपाल ने उन्होंने इसके बारे में बात की है, जब बजट लॉन्च हो रहा था 2023 का हरियाणा में, ठीक है। आशा करता हूं आपको SYL जो प्रोजेक्ट है सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप रिवाइंड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है, सारी वीडियो दोबारा से देखिए आप क्या क्या मैंने बताया, ठीक है। पूरी टाइमलाइन आपको मैंने समझाई है SYL की, ठीक है। SYL जो कैनाल प्रोजेक्ट है, ठीक है। SYL मतलब सतलुज यमुना लिंक कैनाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोच फॉर रिविटलाइजिंग एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है हमारी। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूटी बोलते हैं यूनियन टेरिटरी को शॉर्ट फॉर्म में, है ना, यूटी बोल देते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो जो आपका जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के लिए एक क्या लॉन्च किया, स्कीम लॉन्च किया। क्या है स्कीम का नाम, इनोवेटिव एक्सपेंशन अप्रोच फॉर रिविटलाइजिंग एग्रीकल्चर, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये है डील का नाम, ये है आपके डील का नाम। अब इस डील के द्वारा क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है, जो एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, जो जम्मू एंड कश्मीर का एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, मतलब जो यहाँ पे एग्रीकल्चर करने की जो क्षमता है, पोटेंशियल मतलब जो क्षमता है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज लॉन्च की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बूम हो सके, बूम मतलब वो बूस्ट हो सके, उसको बहुत ज्यादा जो है फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको फोर्स लगाई जा सके, और ये ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पे एग्रीकल्चर शुरू हो सके, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है, देखिए हमको जम्मू एंड कश्मीर को डेवलप करना है, ठीक है। अब अगर हम इसको लॉन्च करना, अगर हम इसको लिंक करना चाहें किसके साथ, जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो मैं कई दिन से आपको पढ़ा रहा हूं। तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, ये भी तो आपके बॉर्डर के पास वाला एरिया है। अब जब यहाँ पे एग्रीकल्चर जो होंगी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, लोग जो है यहाँ के जो लोग होंगे, यहाँ गांव के जो लोग होंगे वो यहीं पर रहेंगे, और यहाँ पे रहेंगे तो वही तो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कौन सी, वाइब्रेंट विलेज स्कीम। यही स्कीम वही तो चाहती है ना, तो जो लोग गांव वाले हैं गांव में रहे, और गवर्नमेंट उनके पास जो है डेवलपमेंट लेके जाए, उनके पास नौकरी गवर्नमेंट लेके जाए, उन लोगों को नौकरी के लिए अपना घर छोड़ के नहीं आना पड़े शहरों में, गवर्नमेंट जो है उनके लिए नौकरी लेके जाए, और वो बॉर्डर पे अपने एरिया पर है। बॉर्डर पे क्यों रहे, मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड आई सर्विलेंस का काम करते हैं जो भी बॉर्डर पे लोग रहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैंने ये पूरी स्कीम पढ़ाई थी, वाइब्रेंट विलेज स्कीम। इसको जाके आप पढ़िए, 2-3 दिन पीछे जाके वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया था, ठीक है। अभी बताने लगूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ये जो स्कीम है, इसको भी आप लिंक कर सकते हैं। ये जो आपकी एग्रीकल्चर वाली स्कीम निकाली है, अभी कुछ दिन पहले मैंने लद्दाख की 2 स्कीम थी जिससे इसको लिंक किया था। कौन कौन सी, एक तो मैराथन लॉन्च की जा रही है लद्दाख में, एक और स्कीम थी लद्दाख में कुछ लॉन्च किया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, उससे भी मैंने लिंक की थी। दोनों एक ही दिन मैंने मॉर्निंग की वीडियो में पढ़ाई थी, और जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम है मैंने इवनिंग की वीडियो में पढ़ाई थी, ठीक है। और वो जो दोनों स्कीम थी, एक तो मैराथन जो लॉन्च की जा रही है लद्दाख में, एक और गुस्सा वो मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताऊंगा। वो दोनों मैंने मॉर्निंग की वीडियो में पढ़ाई थी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो में पढ़ाई थी, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट डे, ठीक है। मतलब 4-5 दिन हो गए इसी हफ्ते के साथ। स्टार्टिंग में मैंने ये पढ़ाई थी वाइब्रेंट विलेज स्कीम, इसको जाके पढ़िए, ठीक है। तो ये इस स्कीम को भी आप इससे लिंक कर सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है, जब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बूम करने लगेगा, एग्रीकल्चर बढ़ने लगेगा, तो जो किसान होंगे, जो यहाँ के किसान होंगे, उनको तो फायदा ही होगा ना उससे। जब यहाँ पे एग्रीकल्चर बूस्ट करेगा, ये अपना खाएंगे, अपना कमाएंगे, अपना बोएंगे, है ना, उसको बेच के कमाएंगे, ऐसे करके होगा ना, वहां पे डेवलपमेंट आएगी धीरे धीरे। बाकी फैक्ट्री ले जाने की भी बात धीरे धीरे हो रही है। इतने सारे प्रोजेक्ट जो है हमने यूएई के साथ एक मॉल का प्रोजेक्ट साइन कर चुके हैं हम। किसके साथ, यूएई की जो कंपनी है उसके साथ, किसका, मॉल का प्रोजेक्ट साइन कर चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और हमने बहुत सारी क्या की है, बहुत सारे जो है वहां पे जो अभी लकी ड्रॉ निकाला था, लकी ड्रॉ तक निकलता है ना, हमको किसको वो देना है ना, किसको प्रोजेक्ट देना है, किसको नहीं देना है, तो उसके लिए भी हम जो है अभी थोड़े दिन पहले हमने जम्मू एंड कश्मीर के लिए काम किया था। तो बाकी जो डेवलपमेंट वैसा वाला काम है वो तो हो ही रहा है, पर जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे क्या बन रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे आपके वो भी बन रहे हैं, जो टनल्स होते हैं, रोड होते हैं। हाँ मुझे याद आया, लद्दाख में क्या बताया था मैंने, लद्दाख को मनाली से लेके और लद्दाख वाला जो हिस्सा है
उसके लिए एक टनल बनाया गया है। ये वाली न्यूज मैंने बताई थी आपको, हाँ उसको मैंने लिंक किया था किससे, वाइब्रेंट विलेज स्कीम से। और दूसरी क्या बताई थी मैंने, मैराथन लॉन्च की जा रही है। कहां पे लॉन्च की जा रही है, पैंगोंग लेक जो है, पैंगोंग जो झील है वहां पे लॉन्च की जा रही है। तो ये दोनों न्यूज उस दिन बताई थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव है, किसके लिए, ये जो हमारा ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है वाइब्रेंट विलेज स्कीम, इसको लॉन्च करने के लिए। जब वो तो थी दोनों लद्दाख के लिए, ये किसके लिए बताई है मैंने, जम्मू एंड कश्मीर के लिए बताई है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इनकी अभी डिटेल बहुत ज्यादा आई नहीं है, मॉल की फिर भी आ गई है, बाकी प्रोजेक्ट की भी बात चल रही है। जब इनके बारे में आएगी तो इनको भी बताएंगे। ये इन सबको भी आप इससे लिंक कर सकते हो, वाइब्रेंट विलेज स्कीम से। बाकी डेवलपमेंट तो होगी, डेवलपमेंट से तो लिंक कर ही सकते हो जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, है ना। यहाँ के जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत कम होता है, जम्मू एंड कश्मीर में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता नहीं है, नौकरी भी बहुत ज्यादा है नहीं वहां पे, ठीक है। क्योंकि पिछले 370 जो आर्टिकल था उसकी वजह से क्या था, 370 बोल रहे हैं, 35 ए की वजह से यहाँ पे क्या था, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं खुल सकती थी, तो फैक्ट्री खुलती नहीं थी, तो लोगों के पास क्या था, नौकरी वैसी नहीं थी। और वहां के लोगों को नौकरी करनी है तो यहाँ आना पड़ेगा, है ना, जो दिल्ली वगैरह यूपी वगैरह, मतलब ये वाले इस वाले एरिया में आना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो फिर क्या होगा, तो जम्मू अपने गांव को छोड़ के आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही चीज नहीं चाहती है, तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, डेवलपमेंट उनकी तरफ लेके जा रही है, उनके पास लेके जा रही है, ताकि उनको छोड़ के डेवलपमेंट के पास ना आना पड़े, ठीक है। तो ये उसी पहल में ये जो आपकी स्कीम है लॉन्च की गई है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आया हो सारा कुछ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, पाकिस्तान आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम रोथशाइल्ड एंड को। देखिए जो है ना आपकी रोथशाइल्ड एंड को, ये बहुत बड़ी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो ये एक फैमिली है, कौन सी, रोथशाइल्ड, ये एक फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी फैमिली है, इसकी बहुत बड़ी आसामी है पूरी फैमिली की, ठीक है, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत अमीर फैमिली है। तो इसकी हेल्प मांगी है किसने, पाकिस्तान ने। जो ये फैमिली का नाम तो ये है, रोथशाइल्ड, और जो उसकी कंपनी है, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मदद करती है, जो पैसे प्रोवाइड करती है, वो कौन सी है, रोथशाइल्ड एंड को। ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी प्राइवेट फर्म है, ये इसकी कंपनी है, ठीक है। तो क्योंकि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो पब्लिक तो है नहीं ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पाकिस्तान ने इसकी हेल्प मांगी है। अब किस चीज के लिए हेल्प मांगी है, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान किस चीज के लिए हेल्प मांग रहा है, सबसे पैसों के लिए हेल्प मांग रहा है सबसे, ठीक है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी गिरती जा रही है, तो इनको पैसे के लिए हेल्प चाहिए। आईएमएफ ने मना कर दिया इनको हेल्प देने से। क्यों मना कर दिया, क्योंकि आईएमएफ ने इनके सामने शर्त रखी कि टेररिज्म को खत्म करो, सब्सिडीज खत्म करो, और भी बहुत सारी चीजें जो खत्म करो उसको, है ना, जो आप अपनी आर्मी को जो पैसे देते जा रहे हो उस चीज को खत्म करो, है ना, जो आपके आर्मी का बजट बढ़ता जा रहा है उसको कम से कम करो। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है, तो आईएमएफ ने बोल दिया हटाओ, हमको आपको देना ही नहीं है पैसे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आईएमएफ पैसे देता है ना, तो शर्त रखता है कि ऐसा ना हो हम आपको पैसे तो दे रहे बिना शर्त के, ऐसे दे रहे और फिर आपको उसको भी खत्म कर दो, है ना, उसको भी खा जाओ, जिस चीज के लिए चाहिए, मतलब उसके साथ भी करप्शन कर लो, जो चीज के लिए चाहिए, जिस डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो आप कर ना पाओ, है ना। तो जब आईएमएफ की बात नहीं सुनी जाती, वो शर्त रखता है, तो उसकी बात नहीं सुनोगे आप, तो वो अपनी डील जो है वो कैंसिल कर देता है, वो बेल आउट प्रोजेक्ट निकालता ही नहीं है। बेल आउट प्रोजेक्ट मतलब जो पैसे देता है वो देता ही नहीं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था, आईएमएफ के साथ बात चल रही थी, किसकी, पाकिस्तान की, है ना, और आईएमएफ ने कई सारी शर्त रखी थी, लेकिन क्या किया, आईएमएफ ने जो शर्त रखी पाकिस्तान को पूरा नहीं कर पाया, तो आईएमएफ ने इनको लोन नहीं दिया है, ठीक है, लोन दिया नहीं है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जो इन्होंने पहले लोन लिए थे ना, उसकी किस्त ही नहीं दे पा रही है, उनकी किस्त देने के लिए और ज्यादा लोन ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों से, वही आईएमएफ से ले रहे थे। अब जो है बहुत सारे देशों ने भी देना बंद कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान नहीं, और चाइना ने अभी कुछ दिन पहले इनको सैंक्शन कर दिया है कुछ लोन, लेकिन बहुत छोटा सा अमाउंट सैंक्शन किया है चाइना ने, वो इनके लिए पूरा नहीं है, ठीक है, और आईएमएफ ने मना कर दिया है। तो अब इन्होंने हेल्प मांगी है, ये जो आपकी प्राइवेट फर्म है, कौन सी, रोथशाइल्ड, ठीक है, इसके ये जो कंपनी है रोथशाइल्ड, इसके कुछ ऑफिशियल्स आए थे अभी पाकिस्तान में, पूरी की पूरी जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसका जो ट्विटर पेज है उन्होंने पूरी की पूरी फोटो शेयर करी थी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताऊंगा, मैं न्यूज पढ़ा क्यों रहा हूं, है ना, इंपॉर्टेंट क्यों न्यूज है ना, पहले आप ये समझ लो हुआ क्या है। इन्होंने जो है इनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमारी मदद कर दो, ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये इसका काम है कंपनी, ये जो कंट्रीज उनकी मदद करने लगा है। ये जो इसने नई कंपनी अपनी खोली थी रोथशाइल्ड एंड को, इसकी मदद से क्या कर रहा है, अब ये सबको पैसे प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इनके पास काफी सारा पैसा है, तो ये सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कंपनी बहुत ज्यादा डिफॉल्ट कर जा रही है, डिफॉल्ट का मतलब होता है, देखिए आपने किसी से लोन लिया, जब लोन आप लेते हो किसी बैंक से लिया, तो आपको ईएमआई के थ्रू, या फिर मान लो आपने कोई लोन पे कोई चीज उठाई, फोन लिया, गाड़ी ली, तो आपको हर महीने ईएमआई देनी पड़ती है ना। जब कोई आदमी हो जाए या फिर कोई
कंपनी कंपनी हो जाए या फिर कोई देश हो जाए, जैसे यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है, जब वो अपनी ईएमआई जो है टाइम पे ना भर पाए, है ना, जो किस्तें हैं अपनी वो टाइम पे ना भर पाए, हिंदी में किस्तें, इंग्लिश में ईएमआई, जब वो टाइम पे ना भर पाए तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट हो गया। और दूसरा शब्द क्या यूज करते हैं, अगर आप बैंक की टर्म में यूज करें तो बैंक की टर्म्स होती है, जो टेक्निकल टर्म्स होती है उसमें यूज करें तो बैंक करप्ट हो गया। क्या हो गया? बैंक करप्ट हो गया, बैंक के पैसे नहीं लौटा पा रहा। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है बैंक करप्ट होने की कगार पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि इसके पास पैसे है नहीं, क्योंकि ये जो पैसे इसको देने होंगे, इसने डॉलर में लिए थे तो डॉलर में देने होंगे ना, और डॉलर में देने के लिए इसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए, जब तो अपनी करेंसी को डॉलर में चेंज कर पाएगा। अगर मान लो अपनी करेंसी छाप के और फिर कहीं बाहर से डॉलर उठाएगा तो करेंसी नीचे गिरती चली जाएगी, वैसे भी इनकी करेंसी नीचे गिरी रही है तो और तेजी से नीचे गिरेगी। तो इस वजह से क्या कर रहा है पाकिस्तान, क्या कर रहा है इस वजह से, क्योंकि इनकी करेंसी की वैसे भी वैल्यू नहीं हो रही है बहुत ज्यादा, है ना। मेरे हिसाब से 282 लास्ट जो मैंने देखी थी, हफ्ते भर पहले देखी थी, तो 282 जो इनकी करेंसी है, इनकी करेंसी भी रुपया ये जैसे हमारी है, तो 282 पाकिस्तानी रुपया हो गया है $1 के बराबर। समझ रहे आप? $1 के बराबर ये यूएस डॉलर की बात हो रही है, 282 रुपया हो गया है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, तो इनकी करेंसी भी बहुत ज्यादा नीचे गिर जा रही है। तो ये जो पाकिस्तान है ना, ये बहुत जल्दी बैंकक्रप्ट हो जाए, तो बैंकक्रप्ट हो सकता है तो बैंकक्रप्ट ना हो, ठीक है, होना तो है। ठीक है, अब मान लो इन्होंने मदद कर दी इस कंपनी ने, या आईएमएफ ने मदद करनी बंद कर दी, चाइना भी बहुत कम पैसे दे रहा है और भी कोई देश पैसे नहीं दे रहा है, फिर कुछ दिन बाद ऐसी कंपनी भी पैसे देना बंद कर देंगी, तो बैंकक्रप्ट तो होगा ही पाकिस्तान, है ना। इंप्रूवमेंट अभी कुछ दिख नहीं रही है तो बैंकक्रप्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, बैंकक्रप्ट बोल दो या डिफॉल्ट बोल दो। अब डिफॉल्ट अगर आप सोच रहे हो डिफॉल्ट होगा तो फिर क्या होगा, कोई देश खत्म हो जाएगा क्या पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए डिफॉल्ट बहुत सारी कंट्री में, बहुत बड़ी बड़ी कंट्री में डिफॉल्ट हुई, जैसे 1998 में रशिया भी डिफॉल्ट हो गया था। रशिया तो इतनी बड़ी कंट्री है, अर्जेंटीना भी डिफॉल्ट हो चुका है ना। कई सारी ऐसी कंट्री है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है, डिफॉल्ट हो गई है। तो डिफॉल्ट होने पर क्या होता है, जब डिफॉल्ट हो जाते हो ना, तो क्या होगा, जिसने आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रखा होगा वो अपने शेयर्स निकालेगा तेजी से, मतलब शेयर्स निकालने का मतलब शेयर्स बेचेगा, आपके कंपनी के जो होंगे, आपकी गवर्नमेंट के जो होंगे, और अपने पैसे निकालेगा। जब शेयर आपके बहुत तेजी से बिकेंगे, तो क्या होगा, आप जो है वो उसके जो आपके पैसे होंगे बहुत नीचे चलते चले जाएंगे, शेयर करेंगे, आपकी इकोनॉमी नीचे गिरेगी। आपका जो रुपया होगा, मतलब जैसे पाकिस्तान के केस में पाकिस्तानी रुपया है, इंडिया के केस में रुपया लेकिन इंडियन रुपया है, तो क्या होगा, पाकिस्तानी रुपया धीरे धीरे बहुत तेजी से नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, फिर आपके क्या होंगे, एक्सपोर्ट भी नीचे गिर जाएंगे, है ना। फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ेगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये सारी परेशानी एक दूसरे से लिंक होती है, सब बढ़ने लगेगी। जीडीपी तो नीचे गिरी रही है, जीडीपी भी नीचे गिरेगी। तो ये सब परेशानी होती है जब आप बैंकक्रप्ट हो जाते हो या फिर डिफॉल्ट बोलना चाहो तो डिफॉल्ट हो जाते हो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि जिससे इन्होंने लोन ले रखा है पाकिस्तान में, वो इनके ऊपर कोई इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर देंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसे है ही नहीं पाकिस्तान के पास, तो कहां से देगा। कर दो आप केस अगर आपको करना है तो इस वजह से क्या होता है, ये सब परेशानी झेलनी पड़ती है बैंकक्रप्ट होने के बाद। ठीक है, ये सब नहीं, सॉरी, जो मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन और वो सब, ये तो बैंकक्रप्ट या डिफॉल्ट लिखा हुआ है। तो ये सब परेशानी कौन कौन सी परेशानी मैंने आपको बताया, करेंसी नीचे गिरती है, शेयर्स नीचे गिर जाते हैं, जीडीपी नीचे गिरती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब परेशानी झेलनी पड़ती है। ओके, तो ये तो सब मैंने आपको बता दिया, बैंकक्रप्ट होगा तो क्या होगा, डिफॉल्ट हो गया तो क्या हो गया, कंपनी से पैसे मांगे हैं, सबने देना बंद कर दिया, सब बता दिया। अब मैं इस न्यूज को पढ़ा क्यों रहा हूं ये समझिए। देखिए, पहले पाकिस्तान चाइना, यूएस या और भी किसी से पैसे लिया करता था, मतलब किसी और कंट्री से पैसा लिया करता था। ठीक है, फिर उसके बाद आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, एससीओ हो गया, फिर ओआईसी हो गया, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, इनसे पैसा लेना शुरू किया। फिर पाकिस्तान ने, जब कंट्री ने देना बंद कर दिया, धीरे धीरे कम देना शुरू कर दिया। अब इन्होंने भी देना बंद कर दिया, तो अब पाकिस्तान कहां आ गया है, अब पाकिस्तान आ गया है जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फर्म्स है, इनके पास आ गए हैं। ठीक है, अब जो प्राइवेट फर्म्स है, देखिए, अब ये जो थी चाइना और यूएसए थी, इन्होंने खूब पैसा दिया, इनका खूब सारा कर्जा हो गया पाकिस्तान के ऊपर, तो अब इनकी चल सकती है पाकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के नीचे दबा हुआ है, ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी नीचे दबा हुआ पाकिस्तान। अब क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज के भी नीचे दबने लगा है। तो ये एक नए युग की शुरुआत मान लो आप उसके एक तरह से, क्योंकि आज तक किसी भी बड़ी कंट्री को, क्योंकि पाकिस्तान वैसे तो एक बड़ी कंट्री है, भले इस समय पे डूब रहा है, लेकिन वैसे तो बहुत बड़ी कंट्री आपकी, इतनी सारी पॉपुलेशन है, खूब बड़ा लैंड एरिया भी है। ठीक है, आर्मी भी इतनी बड़ी है इनकी, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब इनके पास है ना, परमाणु बॉम्ब है, तो बहुत बड़ी कंट्री है वैसे तो पाकिस्तान। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो नया युग क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आज तक किसी भी बड़ी कंट्री को, या किसी भी कंट्री को, मेरे हिसाब से तो किसी बहुत छोटी कंट्री को क्या हो तो पता नहीं, लेकिन किसी भी बड़ी कंट्री को आज तक किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने फंड नहीं किया है, मतलब उसको लोन नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, करने जा रही है कंपनी। तो ये एक न्यू एरा, न्यू किसकी शुरुआत है, नए युग की शुरुआत है। इंग्लिश में बोलो तो एरा, हिंदी में बोलो तो युग। तो इसी चीज को मैं आपको बताने के लिए न्यूज पढ़ाई है मैंने आपको। बाकी जो इसके पीछे का बैकग्राउंड वगैरह है वो मैंने आपको सब बता दिया, और अगर पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया, ड्रॉप डिफॉल्ट हो गया, तो आगे क्या होगा यही बता दिया। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है,
वो भी देशों को फंड करने लगी है ना। इसका मतलब जब ये इनको फंड कर देगी, किसको फंड कर देगी, पाकिस्तान को, मतलब पैसे दे देगी, लोन देगी, तो फिर ये भी अपनी पाकिस्तान में चला सकती है। ठीक है, जो इनका एजेंडा है उसको ड्राइव कर सकते हैं पाकिस्तान में, जैसे यूएस की भी चलती है पाकिस्तान में, चाइना की भी चलती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी अपनी मर्जी से चला लेते हैं पाकिस्तान में, और ये भी चलाने लगेगी प्राइवेट फर्म्स भी। ठीक है, तो अब क्या आगे आगे हमको और क्या देखने को मिल सकता है कि और ज्यादा जो प्राइवेट कंपनीज है और बड़ी बड़ी गूगल हो गई, जैसे फेसबुक हो गई या माइक्रोसॉफ्ट हो गई, और जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके पास पैसा है इतना, वो लोग भी, टेस्ला हो गई, वो भी देखे, ये तो पाकिस्तान तो फिर भी बड़ी देश है, और भी तो बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो डिफॉल्ट होने के कगार पे, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, है ना, लैटिन अमेरिका भी 2-4 देश हैं, एशिया के भी 2-4 बहुत सारे टापू की कंट्रीज है ना, जो आपकी आइलैंड कंट्री होती हैं, इनको जो है ये प्राइवेट फर्म्स भी, ये जो शुरुआत हुई है नई उसकी, ठीक है, कि प्राइवेट कंपनी ने फंड करना शुरू किया है, क्योंकि देखिए मांगा तो ये फंड पाकिस्तान ने, ठीक है, और इनको भी कोई ना कोई फायदा जरूर दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखिए जब कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस करना जानती है, समझती है कहां उनका फायदा है, तो इसको भी कहीं ना कहीं फायदा दिख रहा होगा, है ना। तो अब क्या होगा, फर्म्स जो है, जो ये प्राइवेट फर्म्स है, ये जो क्या है, अब जो है नए एरा का शुरुआत हुआ है, कैसे कि अब ये भी जो है फंड करेंगी, पैसे लोन प्रोवाइड करेंगी बड़ी बड़ी कंट्रीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, लास्ट न्यूज क्या है, फ्रांस आस्क इंडिया टू वोट अगेंस्ट रशिया। अच्छा, आज की डेट क्या है, आज की डेट है 24 फरवरी 2023। देखिए मेरी जो सुबह वीडियो आती है ना, जो मेरी सुबह वीडियो आती है आज के इतिहास में, उसमें मैं जो भी डेट होती है उसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। तो आज जो मैंने सुबह 24 फरवरी के इतिहास के बारे में बताया था, वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन मुझसे उसमें एक पॉइंट मिस हो गया है। क्या पॉइंट मिस हो गया है, जो मैं इस न्यूज में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं सुबह जो कल वीडियो आएगी मेरी इस चीज की, जो 25 फरवरी की आएगी, तो सबसे पहले जो मुझसे पॉइंट मिस हुआ वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, और अगर अभी आप देख रहे होगे ये वाली वीडियो मेरी, तो इसी में से नोट कर लेना। ठीक है, बाकी कल जो है डिटेल में मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा जो है हिंट दे दूंगा आपको। तो 24 फरवरी 2022 को क्या हुआ था, 24 फरवरी 2022 को क्या हुआ था, 24 फरवरी 2022 को रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध पहली बार शुरू हुआ था, कब हुआ था, वो हुआ था आपका 24 फरवरी 2022 को, और आज जो है 1 साल हो गई है इस युद्ध को चलते चलते। ठीक है, तो आज क्या है, सालगिरह है किस चीज की, जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, यही न्यूज मुझे कवर करनी थी, ये भी तो इतिहास की हो गई, 1 साल पहले इतिहास ही तो हुआ है ना, तो ये भी तो इतिहास की न्यूज हो गई, ये मैं कवर करना, मतलब ये मेरे से रह गई है, कैसे मतलब मेरी नजर नहीं पड़ी, रह गई है। लेकिन जब मैं ये जो है इसके नोट्स बना रहा था, इसे पढ़ रहा था, तो जब मेरे दिमाग में आया, जब मैंने ये न्यूज देखी, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि हाँ भाई ये पॉइंट रह गया, गलती हो गई है, तो इस वजह से बता दिया गया है। ठीक है ना, और सुबह मैं आपको 25 फरवरी की जो वीडियो होगी सबसे पहले पॉइंट जरूर बताऊंगा। ओके, तो 1 साल हो गई है इसको, आज के दिन 1 साल हो गई है। तो अब क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन क्या है, संयुक्त राष्ट्र। देखिए संयुक्त राष्ट्र की बहुत बड़ी बड़ी बॉडी है, पर जो सबसे मेन 2 बॉडी है कौन कौन सी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की 2 जो सबसे बड़ी बॉडी है, एक है आपकी यूएनजीए और दूसरी यूएनएससी। तो यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो वाली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी वाला, आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कौन सी वाली है, वो जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 मेंबर वैसे हैं नॉन परमानेंट मेंबर, वो वाली जो है, इसमें वीटो पावर भी है। तो ये तो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, इसमें कोई परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर नहीं होता, जितनी भी कंट्री जितने भी देश यूएन के द्वारा वैलिडेट होते हैं, वो सब देश के मेंबर होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सेशन होने वाला है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो रहा है, वोटिंग होगी। किस चीज के ऊपर वोटिंग होगी, ये जो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है वोटिंग कराना चाहती है, यूएस और फ्रांस की कंपनी जो है, कि अब जो है रशिया को जो है वो युद्ध खत्म कर देना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, अब शांति है, अब पीस ले आना चाहिए। तो इसके ऊपर वोट होगी, बहुत सारी कंट्री जो है वोट करेंगी क्या इस बात से सहमत है कि नहीं है। तो ये सब कंट्री क्या चाह रही है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, कि इंडिया इस चीज के लिए मान जाए, क्योंकि इंडिया ने अभी तक एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं करी है रशिया के में। तो अगर जो ऐसी कंट्री जो रशिया के फुल सपोर्ट में, सपोर्ट मतलब इस चीज के लिए सपोर्ट में नहीं है हम लोग, क्या आप यूक्रेन में लोगों को मारो, लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट भी नहीं हम लोग, रशिया के खिलाफ भी नहीं, क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है। तो ऐसा जो एक बहुत फ्रेंडली कंट्री है इंडिया रशिया के लिए, अगर ऐसी कोई बहुत अच्छी कंट्री जो रशिया का दोस्त है, वो अगर इनके अगेंस्ट वोट कर देगी, तो क्या होगा, इनके लिए जीत हो जाएगी। किसके लिए, फ्रांस हो गया, जैसे और सारी वेस्टर्न कंट्रीज हो गई हैं। तो यहाँ पे खाली फ्रांस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि फ्रांस ने जो है ना ओपनली बोल दिया है इंडिया से, तो उन्होंने ओपनली बोला, हालांकि चाहती तो यूएस वगैरह भी यही है और वो बहुत सालों से ट्राई भी कर रही है, लेकिन इंडिया ने वोट करी नहीं है। तो अब जो है फ्रांस ने ओपनली बोला है, जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है कौन, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन जो है, इन्होंने सीधे सीधे बोला है अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि मैं इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के में, कि मैं इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है ये जो होने वाली वोटिंग यूएनजीए में कि लड़ाई जो है शांत कर दी जाए, इसमें रशिया के अगेंस्ट वोट करो, मतलब आप इस चीज से सहमत हो जाओ कि ये लड़ाई हम शांत कर दी जाए। ठीक है, तो इसी चीज के लिए रिक्वेस्ट की गई है
इंडिया से। ओके, अब इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, ठीक है ना, बहुत सारा बैकग्राउंड है, उसमें आपको जाने की जरूरत है नहीं वैसे बहुत ज्यादा, आपको बस यही जानना जरूरी है। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रांस ही क्यों पीछे पड़ रहा है ना, फ्रांस ने क्यों ओपनली बोल दिया इंडिया से, क्योंकि देखिए फ्रांस और रशिया के बीच में ना इस टाइम पे बहुत पुरानी बात पे किस्सा चल रहा है ना, बहुत पुरानी बात है। कब की बात है? 1804-5 की बात है, 1804-5 के आसपास की बात है, जब की बात पे इनके बीच में कुछ बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है। इस समय पे 1804-5 में जो फ्रांस के ऊपर राज कर रहा था कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जरूर सुना होगा। ये एक तरह का तानाशाह था, ये तानाशाह था। इसने क्या किया, पहले एक मिलिट्री जनरल था, फिर इसने क्या किया, बहुत सारी लड़ाई जीती पाकिस्तान, किसके लिए? पाकिस्तान बोल रहा हूँ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा भी, फ्रांस के लिए इसने बहुत सारी लड़ाई जीती। और उसके बाद इसने क्या किया, जो सरकार थी ना, जब उसने बहुत सारी, जो बहुत बड़ा लीडर बन गया, जो सरकार की समय फ्रांस की, उसको गिरा के तख्ता पलट करके खुद यहाँ का राजा बन गया। तो एक तानाशाह था। इसके क्या थे, रिश्ते बहुत अच्छे थे, किसके साथ? रशिया के साथ, है ना। लेकिन इसके जो दुश्मन थे सबसे बड़ा कौन था? यूके। इसका सबसे बड़ा दुश्मन थे जो अंग्रेज थे, यूके इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। तो यूके के साथ क्या था, रशिया ट्रेड करता था। रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन यूके से भी थे और रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन फ्रांस, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उससे भी थे। तो रशिया जो है बहुत अच्छे से ट्रेड करता था यूके के साथ, है ना। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा कि आप जो है यूके के साथ वो करना खत्म कर दो ट्रेड, क्योंकि हम लोग जो है यूके पे हमला करने वाले हैं, फिर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो क्या हुआ, रशिया ने इनकी बात मानी और ट्रेड बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही 6 महीने के आसपास इन्होंने बंद रखा ट्रेड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या है, इन्होंने दोबारा ट्रेड शुरू कर दिया। इन्होंने क्या बोला नेपोलियन से, इन्होंने बोला रशिया वालों ने कि ये हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमारा ट्रेड नहीं हो पा रहा, इस वजह से हम तो ट्रेड करेंगे यूके के साथ। इस बात से नेपोलियन जो था उसको बहुत बुरा लगा और इसने क्या किया, हमला कर दिया किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर 1805 में इसने मॉस्को के ऊपर हमला कर दिया। मॉस्को क्या है? रशिया की राजधानी, मॉस्को के ऊपर इसने हमला कर दिया। जो ये हमला किया था ना, ये जो हमला किया था नेपोलियन ने, इसको इसकी सबसे बड़ी गलती माना जाता है नेपोलियन की। देखिए ये जीत तो गया था, इसने मॉस्को को हरा दिया था, मतलब रशिया को हरा तो दिया था, जो रशियन एम्पायर था उस समय पे, लेकिन फिर भी इसको इसकी सबसे बड़ी गलती माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इससे ना इसको नुकसान, इसको क्षति, इसको नुकसान बहुत पहुंचा था, इसको क्षति बहुत पहुंची थी, है ना। नुकसान का एक पर्यायवाची क्षति, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आ गया था तो मैंने सोचा बोल दिया जाए, ठीक है। तो रशिया को इन्होंने हरा तो दिया। इसने नेपोलियन ने क्या किया, पूरी 6 लाख की सेना बनाई, पूरी 6 लाख की इसकी जो पूरी सेना थी ना, इसको लेके गया, पूरी सेना को बना के सीधा घुस गया मॉस्को में। मॉस्को क्या राजधानी है रशिया की, इसमें घुस गया, इसने खूब लड़ाई करी, है ना। एक समय ऐसा है कि रशिया हार गया। इसने क्या किया, पूरा जो रशिया वो था, मॉस्को था, उसको जला दिया, पूरी तरह जला दिया। और फिर क्या किया, जब वापस आ रहा था ना, तो रशिया में सर्दी पड़ती है बहुत ज्यादा, सर्दी का मौसम था, तो इसके जो सोल्जर थे, लड़के आए थे, थके हुए थे, इस सर्दी को झेल नहीं पाए। तो जो 6 लाख सोल्जर, बहुत सारे जो है लड़ाई के दौरान मरे होंगे और बहुत सारे सर्दी की वजह से जब मर गए। तो जो 6 लाख सोल्जर थे ना इसके, पूरी जो इसकी आर्मी थी, जब ये वापस लौट के 1905 में इनको हरा के मॉस्को को जला के वापस आया, कहां पे? फ्रांस में। तो ये 6 लाख की फौज जो है 10,000 की रह गई, कुल 10,000 की। और जब इसकी फौज इतनी कमजोर हो गई, भले ही ये जीत गया नेपोलियन इस चीज को, लेकिन इसकी जो फौज है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, है ना। 10,000 लोग रह गए बस सोल्जर। अब 10,000 सोल्जर पे तो कोई भी हमला कर सकता है। तो क्या हुआ कि अभी क्या चल रहा है इस चीज के ऊपर, अभी आगे बताऊंगा। अभी ये न्यूज आगे भी बची है, मतलब ये जो खबर, ये जो घटना है अभी आगे भी बची है, सुनिए। अभी पहले जो प्रेजेंटली इस चीज का यूज किया जा रहा है वो बताता हूँ। तो फ्रांस क्या कर रहा है, फ्रांस ने क्या किया, रशिया को जो है मॉक करना शुरू कर दिया, मतलब चढ़ाना शुरू कर दिया कि जैसे उस समय पे 1805 में नेपोलियन ने तुम्हारी उसको जला दिया था ना, किसको? कैपिटल को, राजधानी को, मॉस्को को। उसी तरह से हम तुमको अभी भी हरा देंगे, हम वेस्टर्न कंट्रीज तुमको अभी भी हरा देंगे, तुम जो है यूक्रेन का कुछ नहीं कर पाओगे। ये किसने बोला? ये बोला फ्रांस ने रशिया से, ठीक है, ये बोला। फिर उसके बाद ये बहुत दिनों से इनको चिढ़ा रहे थे इस बात को लेके। फिर जो व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन कौन है? रशिया के जो प्रेसिडेंट है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, देखिए बहुत सारे लीडर थे फ्रांस के जो बोल रहे थे, और खुद जो इनके प्रेसिडेंट है मैक्रोन, ये खुद भी बोल रहे थे। तो इसी बात को जब बुरा लगा किसको? रशिया के प्रेसिडेंट को। तो इन्होंने क्या बोला, रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला, अब इसके आगे की कहानी बताता हूं, फिर बताऊंगा रशिया के प्रेसिडेंट ने क्या बोला। जब ये 10,000 सैनिक यहाँ पे लेके आया ना, तो बहुत कमजोर थे सैनिक, भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, इतनी युद्ध लड़के आए थे, फिर सर्दी इतनी सारी थी, तो बहुत थोड़े से नंबर भी रह गया था, वो थोड़ा सा संख्या रह गई थी, बस 10,000 रह गई। कहा 6 लाख की सेना थी, अब 10,000 रह गई। तो क्या हुआ, जो आसपास के फ्रांस के आसपास के देश जो नेपोलियन ने कब्जा रखे थे, उन सबने एक साथ मिलकर नेपोलियन पे हमला कर दिया, क्योंकि सेना थोड़ी सी थी, थकी हुई थी, तो इनको हरा दिया, नेपोलियन का राज खत्म हो गया। फिर जब फ्रांस ने नेपोलियन के नाम से, कि नेपोलियन ने मॉस्को को जला दिया था, ये बोला, तो व्लादिमीर पुतिन क्या बोले कि
तुमने हमको भले ही जला दिया, लेकिन उसके बाद बचा तो नेपोलियन भी नहीं। नेपोलियन ने हमको भले ही जला दिया, लेकिन बचा तो वो भी नहीं उसके बाद, है ना। तो जो फ्रांस के लोग उनको चढ़ा रहे थे, वही उल्टी चीज किसने मार दी चढ़ाने के लिए? रशिया ने। इसी बात से फ्रांस को बहुत बुरा लग गया। इसी बात से फ्रांस जो है वो उसने अपर सीट पकड़ ली है कि हमको जो है रशिया ने चिढ़ाया, इस वजह से क्या है, अब हम इंडिया की, क्योंकि इंडिया रशिया फ्रांस के और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो अब इमानुएल मैक्रोन जो वहां के प्रेसिडेंट है उनको बहुत बुरा लगा है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया जो है वोट कर दे किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट, ताकि रशिया समझ पाए कि अगर तुम हमको चिढ़ाओगे तो हम तुम पे ऐसे भी तुम्हारे जो दोस्त हैं इंडिया, जो हमारे भी दोस्त हैं, उनसे भी हरवा सकते हैं तुमको, है ना, उनको भी तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है पूरी प्लानिंग है, ये जो पूरा बैकग्राउंड है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और वोटिंग कैसे कैसे हो रही है, कब होगी, यूएनजीए में होगी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए में होगी, किस चीज के लिए होगी, ये भी आपको बता दिया। ठीक है, ये लड़ाई शांत कर दी जाए इसलिए होगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। एक बार बोर्ड देख लीजिए, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट पूरी मेहनत से पूरे अच्छे से आपको समझाया है, पूरी डिटेल में, पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बता के फ्यूचर क्या हो सकता है सब कुछ बताया है। बाकी जब ये न्यूज अभी फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है एक साथ खत्म नहीं होती है। देखिए, रशिया यूक्रेन का वॉर, जो लड़ाई चल रही है, इसी को देख लीजिए, पिछले 1 साल से चल रही है। आज के दिन 1 साल हो गए इस चीज को। तो कोई भी न्यूज जो है ना एक दिन में नहीं होती, बहुत समय लगता है। जब ये न्यूज आगे आएंगी तो इनको आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ प्रेजेंटली अभी तक सारी चीज समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में आया तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर हमारी ये समझ में आया। तो या तो कल सुबह 25 फरवरी की जो सुबह की वीडियो आती है हमारी न्यूज की, उसमें जो हमारी अपडेट्स की वीडियो आती है, करंट अपडेट की, या फिर कल शाम वाली वीडियो में जो आपकी समझ में नहीं आया वो मैं आपको समझा दूंगा। आपको क्या करना है, खाली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है हमारी ये समझ में नहीं आया। ठीक है, निश्चिंत होकर आप पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमको पूरा पूरा सपोर्ट करें, और हमारी फैमिली के आप तो हिस्सा हुई, और सारे लोगों को हमारी फैमिली का हिस्सा होना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह करंट अपडेट्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।